अगर आप भी ITI फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट आदि किसी तरह से ट्रेड कर रहे हैं ITI, तो आपके लिए वेल्डिंग जो चैप्टर रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और तो चलिए इस वीडियो आज की शुरू करते हैं। और इसकी PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं वेल्डिंग का पार्ट। तो वेल्डिंग का परिचय देखते हैं। तो वेल्डिंग एक ऐसा बंधक फास्टनट है जिसके द्वारा हम धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं, अर्थात जोड़ की खाली जगहों को भरने के लिए पूरक धातु फिलर मेटल का उपयोग किया है। सिंपल सा वेल्डिंग परिचय किसे कहते हैं? तो वेल्डिंग ऐसा पार्टनर है जिसके द्वारा हम धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं, उसे वेल्डिंग कहते हैं। धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ना ही वेल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग का वर्गीकरण। वेल्डिंग दो प्रकार की होती है। जोड़ के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार की होता है। पहला है ऑटोजेनियस वेल्डिंग तथा दूसरा होता है हाइड्रोजेनियस वेल्डिंग। ऑटोजेनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं? तो ऑटोजेनियस वेल्डिंग जब एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रोड से वेल्डिंग की जाती है तो उसे ऑटोजेनियस वेल्डिंग कहते हैं। ऑटोजेनियस वेल्डिंग कहते हैं जिस अगर ये कुछ मेटल है, जैसे MS स्टील का मेटल है और इसी MS स्टील के मेटल से इसे वेल्डिंग करते हैं तो उसे कहते हैं ऑटोजेनियस वेल्डिंग। और दूसरा होता है हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग। जब दो अलग अलग धातुओं से आपस में जोड़ बनाते हैं उसे हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में फिलर रॉड का अल्पनांक जोड़ने वाली धातु के कम होता है, जैसे पीतल और तांबा, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का आयरन इसी वेल्डिंग की विधि से देखा जाता है। जैसे हाइड्रोजीनियस मतलब दो अलग अलग मेटल, ये किसी जैसे ये MS स्टील का और ये दूसरा स्टील का है, दूसरा मेटल है, तो वो उन दोनों को जोड़ने के लिए कहता है उसमें वेल्डिंग का गलनांक भी कम रहता है। दूसरा होता है दबाव के आधार पर वेल्डिंग। दो प्रकार की होती है भी, फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, और दूसरा होता है नॉन फ्यूजर या प्रेशर वेल्डिंग होती है। दो प्रकार की वेल्डिंग होती है दाब के आधार पर। पहला होता है फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, जिसमें इस वेल्डिंग में की जाने वाली धातु किनारे को पिघलने तक गर्म किया जाता है। जब किनारे पिघलना शुरू कर दे तो उसे वेल्डिंग में रॉड के द्वारा फिलर भर दिया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते हैं? इस क्रिया में वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं के किनारे गर्म करके किया जाता है। जब किनारे पिघलना शुरू कर देते हैं तो वेल्डिंग रॉड के द्वारा फिलर भर दिया जाता है। और दूसरा होता है फ्यूजन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार, फ्यूजन वेल्डिंग 2 से 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आर्क वेल्डिंग कहते हैं, दूसरा होता है गैस वेल्डिंग, दूसरा होता है गैस वेल्डिंग, और तीसरा होता है गैस वेल्डिंग। तो पहला बढ़ते हैं आर्क वेल्डिंग का। इस क्रिया में फ्यूजन प्रेशर वेल्डिंग में इस क्रिया में वेल्डिंग की जाने वाली धातु किनारों को पिघलने तक गर्म किया जाता है और इसे फ्यूजन भर दिया जाता है। और दूसरा होता है फ्यूजन गैस वेल्डिंग के प्रकार, जिसमें आर्क वेल्डिंग होती है। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारे को विद्युत के करंट द्वारा ताप देकर गलाया जाता है, उसे वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में विद्युत के द्वारा गर्म कर रोड को पिघला कर किया जाता है, जिसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। बिजली के द्वारा बनी ज्वाला का तापमान 3600 सेल्सियस से 4000 सेल्सियस तक होता है। आर्क वेल्डिंग का तापमान कितना होता है? तो 3600 सेल्सियस से 4000 सेल्सियस तक होता है। यह तापमान धातुओं को इलेक्ट्रोड को पिघल देता है, जिससे ये धातु आपस में जुड़ जाती है। इस वेल्डिंग के दो प्रकार की धातु विद्युत के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे AC और DC। इस वेल्डिंग में AC वेल्डिंग और DC वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। AC वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर द्वारा करंट प्राप्त किया जाता है, और तथा DC वेल्डिंग में वेल्डिंग DC जनरेटर से प्राप्त किया जाता है। AC वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर द्वारा करंट प्राप्त किया जाता है दूसरी, और DC वेल्डिंग में जनरेटर से प्राप्त किया जाता है करंट। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग के। दूसरा होता है गैस वेल्डिंग, पहला है आर्क वेल्डिंग, दूसरा होता है गैस वेल्डिंग। जिस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारे गैसों के द्वारा ताप देकर गलनांक बिंदु तक पहुंचाया जाता है, उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में गैसों द्वारा ताप देकर पिघलाया जाता है। गैस वेल्डिंग में ताप प्राप्त करने के लिए अधिकतर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस की प्रयोग की जाती है। गैस वेल्डिंग में ताप देने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन की आवश्यकता होती है। इस में जलने का कार्य एसिटिलीन करती है तथा जलाने का कार्य ऑक्सीजन करती है। इसमें जलने का कार्य एसिटिलीन तथा जलाने का कार्य ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन गैस के जलने से 3 प्रकार की ज्वालाएं बनती हैं। एसिटिलीन से जलने से 3 ज्वाला, पहला होता है उदासीन ज्वाला या कार्बोराइजिंग ज्वाला, तीसरा होता है जिंक ज्वाला और या ऑक्सीजन ज्वाला होती है कहलाते हैं। गैस वेल्डिंग के प्रकार, पहला होता है लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। इस विधि में एसिटिलीन गैस को लो प्रेशर के द्वारा एसिटिलीन जनरेटर में तैर करके प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। इस प्रकार की गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस सिलेंडर को भरी जाती है, जिसका दबाव 15.5 किलोग्राम होता है। और तीसरा होता है थर्मिट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में थर्मिट पाउडर का प्रयोग करके रासायनिक क्रिया द्वारा जॉब को ताप प्रदान किया जाता है। इस थर्मिट पाउडर का ताप लोहे की गलनांक से 2 गुना हो जाता है, 3000 सेल्सियस तक हो जाता है। इस वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे लाइन में किया जाता है। थर्मिट पाउडर में पाउडर का उपयोग किया जाता है और इसमें 3000 सेल्सियस तक होता है और इसमें रेलवे लाइनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग। जिस वेल्डिंग में
जिस वेल्डिंग में धातु के किनारों को पिघलने तक जिस पिघलने की अवस्था तक आकर दबाव देकर जोड़ा जाता है। इस वेल्डिंग नॉन फ्यूजन प्रेशर वेल्डिंग में उसे पिघलने की अवस्था तक गर्म किया जाता है और फिर दाब देकर उसे जोड़ा जाता है। इस वेल्डिंग में प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इस वेल्डिंग को प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली पार्टों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। सिंपल नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है और उसमें प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं। दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण वेल्डिंग सेट बिजली की आर्क के लिए उपयुक्त मात्रा में वोल्टेज तथा करंट को कार्यखंड तक पहुंचाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे उपकरण को वेल्डिंग सेट कहते हैं। वेल्डिंग सेट किसे कहते हैं? तो जिससे हम करंट पहुंचाते हैं उसे वेल्डिंग सेट कहते हैं। वेल्डिंग सेट इस प्रकार के बने होते हैं कि करंट को वोल्टेज तक आवश्यकता के अनुसार सप्लाई करते हैं। दूसरा होता है वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल का प्रयोग वेल्डिंग सेट में इलेक्ट्रोड को होल्डर तक किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोड केबल कहते हैं। ये केबल लंबे तांबे की बनी होती है और सुपर फ्लेक्सिबल रबर की ढकी होती हैं। इसे केबल और अर्थ केबल के समान प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है केबल सहित इलेक्ट्रोड होल्डर। इसे इलेक्ट्रोड होल्डर कहते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोड होल्डर कहते हैं। दूसरा होता है अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप को ग्राउंड क्लैंप भी कहा जाता है। अर्थ क्लैंप को वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ने के अर्थ में क्लैंप की आवश्यकता होती है। पांचवा होता है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, जिसे वेल्डिंग करते समय मुंह पर या हाथ में पकड़कर सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। छठा है वेल्डिंग हेलमेट। वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन और हेलमेट दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। अंतर केवल इतना है कि वेल्डिंग हैंड स्क्रीन प्रयोग में हाथ के प्रयोग होता है, इसे मुंह पर लगाया जाता है। वेल्डिंग हेलमेट उसे हाथ से पकड़ा जाता है। सातवां होता है ऐनक। यह ऐनक चिपिंग ऐनक के नाम से भी जानते हैं। इसे ऐनक को चिपिंग ऐनक के नाम से भी जानते हैं। आठवां होता है वायर ब्रूश। तारों की कार्य क्षमता लंबे समय तक बढ़ाने के लिए इसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसे वायर ब्रूश कहते हैं। नवा होता है दस्ताने या एप्रन या लेग गार्ड। ये चमड़े के बने होते हैं। लेग गार्ड पैरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एप्रन इसे दस्ताने कहते हैं और इसे एप्रन कहते हैं जो शरीर को ढकता है। 10वां होता है वेल्डिंग गेज। वेल्डिंग किए गए जोड़ में भरी हुई फिलर मेटल की मोटाई मापने के लिए वेल्डिंग गेज का उपयोग किया है। इसमें अलग अलग प्रकार के गेज होते हैं जिससे कितना गेज पर फिलर मेटल भरा उसे चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग में ध्रुवता। आर्क वेल्डिंग में ध्रुवता दिष्ट धारा शक्ति स्रोत में होती है। आर्क वेल्डिंग में मशीन के संदर्भ में धारा प्रवाह की दिशा को ध्रुवता कहते हैं। जिस तरह धारा बहती है उसे ध्रुवता कहते हैं। आर्क की लंबाई। आर्क वेल्डिंग में दौरान इलेक्ट्रोड की टिप तथा कार्यखंड की सतह से मध्य सीधे अंतराल गैप के आर्क को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। सामान्यतः आर्क की लंबाई का प्रभाव। यह आर्क लंबाई अविचल तीक्ष्ण क्रैकिंग आवाज़ उत्पन्न करती है। इसमें इलेक्ट्रोड समान रूप से जलता है। जिसमें कम जलता है उसे छींटे उड़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में लंबाई में अगर कम छींटे उड़ेंगे तो लंबाई ज़्यादा होगी तो उससे छींटे ज़्यादा उड़ेंगे। इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड महंगा होता है, इसीलिए इसमें 40 से 50 मिमी टुकड़ा शेष रह जाने तक उसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड का भंडारण। इलेक्ट्रोड का वायुमंडल में खुला रहने से इस पर घालक नमी सोख लेती है, जिससे इलेक्ट्रोड पर जंग लग जाता है। अच्छी किस्म के इलेक्ट्रोड के चयन के फायदे। अच्छी किस्म के इलेक्ट्रोड का उपयोग आर्क वेल्डिंग में टिकाऊपन प्राप्त होता है। अच्छी किस्म का इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने से वेल्डिंग के दौरान कम छींटे उत्पन्न होते हैं। तीसरा होता है इलेक्ट्रोड में नमी के आने के कारण। पहला होता है वेल्ड में दरारें आ जाती है और नमी युक्त इलेक्ट्रोड की स्तर का सफ़ेद परत चढ़ जाती है। बेसिक इलेक्ट्रोड जोड़ का वर्गीकरण। पहला होता है लेप जोड़, दूसरा होता है बट जोड़, तीसरा होता है टी जोड़, चौथा होता है कॉर्नर जोड़ या पांचवा होता है किनारा जोड़। पहला होता है लेप जोड़। लेप जोड़ में वेल्डिंग की जाने वाली दोनों प्लेटों की एक दूसरे को ऊपर चढ़ाकर जोड़ बनाया जाता है। उस जोड़ को लेप जोड़ कहते हैं। लेप जोड़ में एक जॉब पर दूसरा जॉब चढ़ाकर लेप जोड़ जाता है, उसे लेप जोड़ कहते हैं। इस विधि में किनारे बनाते समय यू और वी या जे आदि की जरूरत नहीं होती है, जिसमें एक जॉब के ऊपर दूसरा जॉब चढ़ाया जाता है उसे लेप जोड़ कहते हैं। दूसरा होता है बट जोड़। यह जोड़ी जाने वाली
जाने वाली प्लेटों को एक सिद्ध में रखकर लगाया जाता है। यहाँ जोड़ मजबूत बनते हैं क्योंकि इसमें जोड़ को पूरी गहराई तक वेल्ड धातु पहुँचती है। वी आकार में सबसे पहली वी बीड और रूट रन कहा जाता है। यह सबसे मजबूत जोड़ होती है बट जोड़, और जिसमें एक जॉब को दूसरे जॉब के किनारे से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है टी जोड़। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर 90 डिग्री से रखकर जोड़ में लगाया जाता है तो वहाँ जोड़ टी जोड़ कहलाती है। सिंगल फिलेट में डबल फिलेट में बना जोड़ मजबूत बनता है। इस जोड़ से निरूपण डिस्पोर्शन रोकने के लिए किनारों को टेनिंग कर देने चाहिए। इसमें एक जोड़ उसके ऊपर और इस पर 90 डिग्री पर ऊपर रखा जाता है, उसे कहते हैं टी जोड़। चौथा है कॉर्नर जोड़, जिसमें एक जॉब के कॉर्नर से दूसरे जॉब के कॉर्नर को जोड़ा जाता है, उसे कॉर्नर जोड़ कहते हैं। पांचवा होता है किनारे जोड़, जिसमें एक जॉब का किनारे से दूसरे जॉब के किनारे जोड़ा जाता है, उसे किनारे जोड़ कहते हैं। आर्क वेल्डिंग के दोष। अंडरकट, मूल धातु के में वेल्डिंग के निचले वाले भाग में बने कट को अंडरकट कहते हैं। अत्यधिक वेल्डिंग गति होती है जिसके कारण होता है वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड का गलनांक कोण सेटिंग होना, जिसमें जॉब के अंदर की तरफ कट लग जाए तो उसे अंडरकट वेल्डिंग कहते हैं, अंडरकट कहते हैं। दूसरा था अपूर्ण प्रवेश। इनकम्प्लीट होता है। वेल्डिंग जोड़ में वेल्डिंग की जोड़ की जड़ रूट तक नहीं पहुंचती है, जड़ तथा जोड़ को नहीं हो पाता, उसे अपूर्ण प्रवेश कहते हैं। जिसमें एक जॉब उसको ऊपर रखने में उसको ऊपर जोड़ना अंदर जोड़ते हैं तो उस अंदर तक मेटल नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अंदर इनकम्प्लीट मेटल कहते हैं। तीसरा होता है राख प्रवेश। वेल्डिंग की जाने वाली धातु का अस्वच्छ होना, खराब किस्म के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, वेल्डिंग के लिए विद्युत धारा की गलत सेटिंग करना या छोटी या लंबी आर्क की लंबाई का प्रयोग करना, जिसमें अंदर राख जब वेल्डिंग करते हैं तो अंदर राख घुस जाती है, उसे कहते हैं राख प्रवेश करना। चौथा है सरंध्रता या ब्लो हॉर्न। वेल्डिंग के दौरान आधार धातु तथा पूरक धातु के मध्य ऊष्मा द्वारा गैस फंस जाने के कारण। पांचवा होता है छींटे। वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त विद्युत धारा का मान अत्यधिक होना, नमी से प्रभावित वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग, जॉब पर हम वेल्डिंग करते समय उसे छींटे उड़ जाते हैं, उसे कहते हैं छींटे, जिसे यह भी दोष होता है वेल्डिंग करते समय। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर। इस सिलेंडर का रंग काला होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। यह सिलेंडर एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा लंबा पतला होता है। यह सिलेंडर एलॉय स्टील का बना होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है, यह लंबा और पतला होता है, यह एलॉय स्टील का बना होता है। इसमें दाब 120 किलोग्राम सेंटीग्रेड तक होता है। दूसरा होता है एसिटिलीन सिलेंडर। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है एसिटिलीन सिलेंडर। इस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून होता है। यह सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा छोटा तथा मोटा होता है। यह सिलेंडर 150 किलोग्राम दाब पर भरा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पतला और लंबा होता है। दूसरा एसिटिलीन गैस सिलेंडर चौड़ा और छोटा होता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में रेगुलेटर। इस रेगुलेटर का रंग काला होता है। यह रेगुलेटर बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर, चौथा एसिटिलीन गैस रेगुलेटर। यह रेगुलेटर मैरून रंग का होता है। यह रेगुलेटर की अपेक्षा बाहर में हल्का होता है। पांचवा होता है एसिटिलीन जनरेटर। कम दाब वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस तैयार करने के लिए एसिटिलीन जनरेटर की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एसिटिलीन की खपत अधिक मात्रा में हो। इस जनरेटर में एसिटिलीन कार्बाइड और पानी मिलाकर एसिटिलीन गैस का उत्पन्न किया जाता है। छठा होता है होज पाइप। होज पाइप के द्वारा गैस को ब्लो पाइप तक पहुंचाया जाता है। यह पाइप रबड़ और कपड़े से मजबूती से बनी होती है। ऑक्सीजन गैस के लिए हॉर्न पाइप का रंग काला तथा एसिटिलीन गैस के लिए पाइप रंग का रंग मैरून होता है। सातवां ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग टॉर्च। नेक्स्ट है ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग का। ब्लो पाइप तीन प्रकार के होते हैं मोस्ट, जिसमें होता है लो प्रेशर ब्लो पाइप, दूसरा होता है हाई प्रेशर लो पाइप और तीसरा होता है ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक प्रेशर पाइप। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका इमेज द्वारा देखते हैं। तो इस
इसमें ऊपर से ऑक्सीजन का वाल पाइप जाता है और नीचे से इसमें और नीचे जा जाता है एसिटिलीन का वाल जाता है और यहाँ पे एक वाल लगा होता है जो इसको कंट्रोल करता है और ये आगे नोजल लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे वेल्डिंग नोजल ब्लो पाइप के सिरे पर छोटे से मुंह छिद्र पर जो तांबे का बना हुआ भाग जहां से ज्वाला जलाई जाती है उसे नोजल कहते हैं। तो इसे नोजल कहते हैं जिससे ज्वाला आगे आती है और इसे जलाया जाता है। नेक्स्ट है फिलर रोड तथा फ्लक्स। गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाने वाली धातु के किनारों के जोड़ों के बीच का खाली स्थान भरने के लिए फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है। फिलर रोड मतलब खाली वेल्डिंग करते समय जो हम खाली माल रह जाता है उसे भरने के लिए फिलर रोड या फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। फिलर रोड का चुनाव वेल्डिंग किए जाने वाली धातु के आधार पर किया जाता है। फिलर रोड का उपयोग वेल्डिंग जिस मेटल के वेल्डिंग कर रहे हैं उसके आधार पर किया जाता है। ऑक्सीजन तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? तो पहला है ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला। इस ज्वाला का तापमान 3100 सेल्सियस से 3300 सेल्सियस होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस का तापमान होता है 3100 सेल्सियस से 3300 सेल्सियस तक होता है। इसका प्रयोग सभी लोहे के अलोह धातु का उसका मिश्र धातु को वेल्डिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग लोह अलोह धातु व उसके मिश्र धातु को वेल्ड करने में किया जाता है। दूसरा होता है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस। इस ज्वाला का तापमान 2400 सेल्सियस से 2700 सेल्सियस तक होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला का तापमान 2400 सेल्सियस से 2700 सेल्सियस तक होता है। इस ज्वाला पर नमी का प्रभाव पड़ता है। इस ज्वाला का प्रयोग ब्रेजिंग, चांदी, सोल्डिंग तथा पानी के भीतर इस्पात की गैस वेल्डिंग में किया जाता है। इसका हाइड्रोएसिलिक गैस का तापमान होता है 2400 सेल्सियस 2700 सेल्सियस और इसमें नमी का प्रभाव पड़ता है इसलिए इसका प्रयोग पानी में किया जाता है। इसका प्रयोग पानी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकोल गैस ज्वाला। इस ज्वाला का तापमान 1800 सेल्सियस से 2200 सेल्सियस तक होता है। उसमें था 3100 सेल्सियस फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में था 2400 और इसमें 2200 सेल्सियस था 1800 है। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा एलपीजी गैस ज्वाला। ऑक्सी एलपीजी गैस ज्वाला। इस ज्वाला का तापमान 2700 सेल्सियस से 2800 सेल्सियस तक होता है। इस पर नमी का प्रयोग पड़ता है। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला के प्रकार। पहला होता है उदासीन ज्वाला। इस प्रकार की ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को लो पाइप में बराबर मात्रा में जलाया जाता है। उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को दोनों बराबर मात्रा में जलाया जाता है। इस ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग में कार्यों में सबसे अधिक होता है। इस ज्वाला का तापमान 3600 सेल्सियस से 3600 सेल्सियस के लगभग होता है। इस ज्वाला का प्रयोग माइंड स्टील, स्टेनलेस स्टील तथा तांबा में होता है। इसका 3600 सेल्सियस तक इसका तापमान होता है और ये सबसे अच्छी ज्वाला होती है। उसमें ऑक्सीजन और दोनों एसिटिलीन दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोराइजिंग ज्वाला। इस ज्वाला में ऑक्सीजन गैस की तुलना में एसिटिलीन की मात्रा में अधिक होती है। इस ज्वाला को रिड्यूसिंग ज्वाला भी कहते हैं। कार्बोराइजिंग ज्वाला को रिड्यूसिंग ज्वाला भी कहते हैं और इसमें ऑक्सीजन एसिटिलीन की मात्रा में अधिक होती है। यदि ऑक्सीजन ज्वाला नेचुरल फ्लेम की दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी जाए तो कार्बोराइजिंग ज्वाला बन जाती है। इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील, अलॉय स्टील की वेल्डिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ज्वाला। इस ज्वाला में एसिटिलीन गैस की तुलना में ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है। इसमें एसिटिलीन की मात्रा कम तथा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ दी जाती है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला कहलाती है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग में उत्पन्न होने वाले दोष। पहला होता है ज्वाला का कांपना। इस दोष में ज्वाला समान रूप से नहीं चलती तथा अर्थात कांपती रहती है। दूसरा होता है ज्वाला का टूटना। गैस के दाब अधिक होने के कारण ज्वाला का बार बार टूटती हुई दिखाई देती है। तीसरा होता है बैकफायर। वेल्डिंग करते समय जब ज्वाला का अचानक पटाखा होने के कारण बंद हो जाना या बैकफायर होना कहलाता है। चौथा है पॉपिंग। इस दोष के कारण जलती हुई ज्वाला में पिट पिट की आवाज़ आती है। यह दोष गैस की सप्लाई को कम करने के कारण होता है।
गैस सिलेंडर संबंधित सावधानियाँ। सिलेंडर को रोलर की तरह लुढ़काना नहीं चाहिए। सावधानी हेतु सिलेंडर ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडर की आवश्यकता न होने पर खाली होने पर वाल्व का बंद कर देना चाहिए। सिलेंडर सेफ्टी कैप के बिना प्रयोग किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। दूसरा होता है गैस रेगुलेटर की संबंधित सावधानियाँ। गैस रेगुलेटर संबंधित सावधानियाँ। सिलेंडर में रेगुलेटर को खोलते समय कभी भी हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलेंडर को हमेशा धूल, पानी, तेल संपर्क में आने से बचाना चाहिए। ऑक्सीजन और गैस की तुलना के लिए राइट हैंड ऑक्सीजन गैस के लिए राइट हैंड थ्रेड और ऑक्सीजन गैस के लिए लेफ्ट हैंड थ्रेड का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग करने से पहले धातु को साफ करने की विधि। वेल्डिंग करने से पहले धातु के किनारों को साफ करना जरूरी होता है। वेल्डिंग के लिए जाने वाले किनारे की विधि दो प्रकार की होती है। वेल्डिंग क्लीनिंग करने के लिए दो विधि होती है। पहली है केमिकल क्लीनिंग तथा दूसरी होती है मैकेनिकल क्लीनिंग। वेल्डिंग साफ करने के लिए पहला होता है केमिकल क्लीनिंग विधि। इस विधि में केरोसिन, पैराफिन, थिनर या पेट्रोल के साथ रिड्यूसिंग या ऑयल तथा ग्रीक मिलाकर सफाई की जाती है। इसमें केमिकल द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है मैकेनिकल क्लीनिंग। इस विधि में धातु को तार, तांबे, ब्रूश के द्वारा ग्राइंडिंग, चिपिंग, सेट, प्लास्टिकिंग, स्क्रैपिंग आदि के द्वारा सफाई की जाती है। इस विधि में धातु चार के द्वारा, ग्राइंडिंग के द्वारा, चिपिंग के द्वारा सफाई की जाती है। नेक्स्ट होता है गैस कटिंग का सिद्धांत। जिसमें हम एक एक करके देखने वाले हैं। लोह धातु को रक्त तप्त रेड हॉट करके शुद्ध ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में संपर्क में लाते हैं, जिसे कहते हैं गैस कटिंग का सिद्धांत। एक एक करके गैस कटिंग दो प्रकार सक्रिय होती है, दो सक्रिय होती है। पहला होता है पूर्व तप्तन, दूसरा होता है ऑक्सीकरण। पहला होता है रेड हॉट। काटे जाने वाली धातु पर गर्म ज्वाला लाकर उसे रक्त तप्त रेड हॉट करके या प्रज्वलन बिंदु तक गर्म करने की क्रिया को पूर्व तप्तन कहते हैं। पूर्व तप्तन का तापमान 900 सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट होता है ऑक्सीकरण। पूर्व तप्तन के बाद गर्म धातु पर उच्च दाब की ऑक्सीजन पूर्व प्रवाहित करते हैं, जिससे लोहे व ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया द्वारा लोह ऑक्साइड बनाता है तथा दूसरा पिघलकर ऑक्सीजन की धारा में साथ नीचे गिर जाता है, जिसे क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। 1 किलोग्राम लोहे को ऑक्सीकरण करने के लिए 300 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 1 किलो लोहे को ऑक्सीकरण करने के लिए 300 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है गैस कटिंग प्रक्रिया में पदक्रम। पहला होता है कटाव। पहले उसको काटा होता है, तो कटिंग क्रिया द्वारा बनी काट की चौड़ाई को काटने को पहले कटिंग कहते हैं। दूसरा होता है प्रणवत्ता। धातु के कोर संरेखन को प्रणवत्ता कहते हैं। धातु के कोर 90 डिग्री से कम कोण पर काटने को प्रणवत्ता कर्तन कोण तथा 90 डिग्री से कर्तन को ज़्यादा काटने को वर्ग कर्तन कहते हैं। दूसरा होता है ग्राउंडिंग। गैस कर्तन करते हुए तथा आर्क कर्तन करते हुए धातु सतह से खांचा काटते हुए ग्राउंडिंग किसे कहते हैं। जब किसी जॉब के अंदर से राउंड तरह से काटना होता है उसे ग्राउंडिंग कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। वेल्डिंग दो धातु अवयवों से स्थायी रूप से समायोजित करने की बंधक तकनीकी विधि होती है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा तो वेल्डिंग तकनीक में धातुओं को उचित तापमान देकर दबाव द्वारा या बिना दबाव के जोड़ा जाता है। जोड़ की जाने वाली जगह भरने के लिए पूरक धातु फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, जब दो अलग अलग धातुओं को आपस में वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। चौथा होता है, जब दो एक प्रकार की धातु को खंडों की उसी धातु फिलर रोड से वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। पांचवा, जब वेल्डिंग की जाने वाली धातु अवयव के किनारों को पिघलने तक गर्म अवस्था तक करके रोड द्वारा फिलर रोड को जोड़ में भरकर जोड़ को ठंडा होने दिया जाता है तो इस मजबूत व पक्का जोड़ प्राप्त किया जाता है। इसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं।
छठा है आर्क वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारों तथा फिलर रोड को विद्युत करंट के द्वारा ताप देकर जलाया जाता है। और सातवां है विद्युत द्वारा बनी ज्वाला का आर्क तापमान 3600 सेल्सियस 4000 सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग में प्रत्यावर्ती धारा एसी वेल्डिंग मशीन के रूप में ट्रांसफार्मर द्वारा करंट दिया जाता है। एसी वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर द्वारा करंट दिया जाता है। दूसरा होता है नवम लो प्रेशर गैस वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस को लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर से तैयार कर प्रयुक्त किया जाता है तथा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से भरी जाती है। 10वां हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस सिलेंडर को 15.5 किलोग्राम दाब सेंटीमीटर तथा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को 12.5 किलोग्राम तक दाब से भरी जाती है। 11वां है थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग ढलाई के बड़े बड़े भागों व बड़े बड़े गियर रोलर तथा रेल पटरियों की वेल्डिंग में किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग में रेल की पटरियों में किया जाता है। नेक्स्ट है 12वां जिस वेल्डिंग क्रिया में धातु के किनारों को पिघलने अवस्था तक लाकर दबाव देकर थोड़ा जोड़ा जाता है उसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग को प्लास्टिक कता वेल्डिंग भी कहते हैं। 13वां फोर्ज वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली भागों में को भट्टी को गर्म करके उसके सिरों को हथौड़े की चोट द्वारा आपस में जोड़ा जाता है उसे फोर्ज वेल्डिंग। 14वां है विद्युत आर्क उत्पन्न करने के लिए अधिक करंट तथा कम वोल्टेज प्रदान करने के लिए उपकरण को वेल्डिंग सेट कहते हैं। 15वां अर्थ क्लैंप तथा तांबा या ताम्र अलॉय से बनाए जाते हैं। इन्हें वेल्डिंग केबल या आगारेखंड के साथ जोड़ा जाता है। लैप जॉइंट में वेल्ड की जाने वाली दोनों धातु प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ा या बनाया जाता है। 17वां बट जॉइंट में वेल्ड की जाने वाली दोनों धातु प्लेटों को एक दूसरे के सीध में रखकर जोड़ा जाता है। टी जोड़ में जोड़े जाने वाली प्लेटों की दूसरी प्लेटों के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर रखकर जोड़ा जाता है। आर्क वेल्डिंग में मुलायम और वेल्डिंग की निचले वाले भाग में बने कट खांचों को अंडरकट कहते हैं। यह दोष अत्यधिक वेल्डिंग गति तथा अत्यधिक विद्युत धारा की सेटिंग के कारण उत्पन्न होता है। 20वां वेल्डिंग के समय आधार धातु व पूरक धातु के बीच उष्मा गैस फंस जाने के कारण पिन छिद्रों में समूह को बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं उसे सरंतरा दोष कहते हैं। 21वां ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है। इसमें 120 किलोग्राम और 150 किलोग्राम दाब पर ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। 22वां ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर पर दाएं हाथ चुड़िया कटी तथा नट पर 2 निशान बने होते हैं। एसिटिलीन गैस रेगुलेटर व सिलेंडर व रेगुलेटर का रंग काला होता है तथा इसके रेगुलेटर का रंग हस्त चुड़िया राइट हैंड कटी होती है वह मारता। तो ऑक्सीजन से एसिटिलीन गैस ज्वाला का तापमान 3100 सेल्सियस 3300 सेल्सियस तक होता है। तो ये थी आज की ये वीडियो। कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना और इसकी वीडियो ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पूरा डीप कटिंग में बताया कि आपको चैप्टर में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें और पूरा थ्योरी। इसके अगर MCQ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लाऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना।